Good morning, dear students. Welcome back. 11th में मैं ऐसा कहूँ कि जो कंटेंट है उसकी हम लोगों की आज पहली क्लास है। जो सिलेबस से रिलेटेड चीजें हैं उनको आज हम लोग शुरुआत में करने जा रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगेन जो फर्स्ट यूनिट हम लोगों की है वो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट को लेकर के है। बड़ी छोटी सी यूनिट है, थोड़ा मुश्किल आप लोगों को लग सकती है। उसके पीछे रीजन ये है कि इस यूनिट में पूरे फिजिक्स का एब्स्ट्रैक्ट है। फिजिक्स में जितनी भी चीजें हम लोग 11th में, 12th में, इवन 12th के बाद में भी पढ़ने वाले हैं, उन सबका एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे है। इसके अंदर बेसिकली हम लोगों को ये पढ़ना है कि फिजिक्स है क्या और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और फिजिक्स की क्या क्या खासियत होती है। तो पहला पार्ट फिजिकल वर्ल्ड, इसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स का स्कोप, एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स किस तरह से टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी से इंटरलिंक है, ये बात हम लोगों को पढ़नी है। सारी की सारी थ्योरेटिकल होंगी, एक तरीके से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो सकता है, कह सकते हैं हम लोग इसे। इसी यूनिट का यूनिट है ये 3 मार्क्स की, और इसी यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें कुछ मैथमेटिकल काम हम लोग करेंगे, यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और जो फंडामेंटल कुछ चीजें हैं जैसे लाइक लेंथ है, मास है, टाइम है, उनको हम कैसे मेजर करते हैं, मेजर की जरूरत क्या है मेजरमेंट की, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट ये था कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा ड्रॉबैक इसका ये है कि मोस्टली स्कूल्स जो है वो इसको स्किप कर देते हैं, जबकि मेरी समझ में ये स्किप बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं चैप्टर की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले समझने की कोशिश करता हूं कि साइंस क्या है बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, अगर उसको सिस्टमैटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ने की कोशिश करता हूं तो वो साइंस है। साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ नेचुरल फिनोमेना। नेचर में बहुत सारे फिनोमेना हैं, जस्ट लाइक हम सन ब्रीज की बात करते हैं, जस्ट लाइक हम लोग सी ब्रीज की बात करते हैं, हम लोग लैंड ब्रीज की बात करते हैं, हम लोग डिफरेंट फिनोमेना जैसे क्लाउड्स हैं इनकी बात करते हैं, और भी बहुत सारे फिनोमेना हो सकते हैं। हमारे प्लांट्स जो है वो ऊपर की तरफ ही क्यों ग्रो कर रहे हैं, कोई बॉडी ऊपर से नीचे ही क्यों आती है। तो ये सारे के सारे फिजिकल या नेचुरल फिनोमेना हैं, इनकी स्टडी हम लोग करेंगे एक सिस्टमैटिक वे में और ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। अब साइंस का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है फिजिकल साइंस। देखो स्टूडेंट, फिजिकल साइंस क्या होती है? बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दो सब्जेक्ट को, फिजिक्स में हम लोग उन सारे चेंजेस की बात करते हैं जो चेंज हमारे रिवर्सिबल नहीं है, और केमिस्ट्री में हम लोग उन चेंजेस की बात करते हैं जो रिवर्सिबल है। तो इनको लेकर के हम लोग एक कॉन्सेप्ट बना देते हैं, दैट इज फिजिकल साइंस। स्टूडेंट्स, मैं अगेन ये बताना चाहूंगा, डेफिनेशंस बहुत रेयर ही आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती हैं, लेकिन जब तक आपको ये बात नहीं पता होगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तब तक मैं समझता हूं पढ़ना एक तरह से बेईमानी हो जाती है। तो फिजिकल साइंस क्या है? नोट्स की बात करें हम, यहाँ जो हम लोगों ने रेड मार्क कर रखा है ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। आप चाहें तो अपनी और ब्रीफ करके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, या इसी से बार बार पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे नोट्स आप लोगों को हमारे ऐप के अंदर जो व्यू स्टडी मटेरियल है या स्टडी मटेरियल्स का जो लिंक है उसके अंदर पड़े हुए हैं। फोल्डर है क्लास नोट्स 2021, तो उस फोल्डर के अंदर ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे, तो आप वहां से इनको दोबारा से भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं यहाँ क्लियर कर ही रहा हूं आप लोगों को। फिजिकल साइंस के बाद में मैं बात करना चाहूंगा व्हाट इज साइंटिफिक एटीट्यूड। देखिए, किसी भी चीज को अगर मैं परस्यू करता हूं, पढ़ता हूं, तो उसमें डिफरेंट एटीट्यूड्स हो सकते हैं। जस्ट लाइक मैं मान लीजिए सिनेमा हॉल में जाता हूं, तो सिनेमा हॉल में जब हम लोग मूवी देख रहे होते हैं तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एटीट्यूड्स हो सकते हैं जिनको लेकर के वो मूवी देखते हैं। जैसे कुछ लोगों का एटीट्यूड है कि साहब हम तो एंटरटेनमेंट करने जा रहे हैं, तो उनका एटीट्यूड क्या रहेगा, एंटरटेनिंग एटीट्यूड रहेगा। बिल्कुल इस तरीके से मान लीजिए कुछ लोग जा रहे हैं वो टेक सेवी हैं, जिनको लगता है कि यार पर्टिकुलर कोई सीन अगर मेरे सामने आ रहा है तो किस तरह से उसकी शूटिंग की होगी, कैसे कैमरा सेट किया होगा, कैसे लाइटिंग की होगी। खैर, तो हमारा अपना अपना एक एटीट्यूड होता है, उस एटीट्यूड के करस्पॉन्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ मैं साइंटिफिक एटीट्यूड की बात करता हूँ, तो साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो निश्चित रूप से फ्लेक्सिबल एंड ओपन माइंडेड होना चाहिए।
यानी कोई भी अगर चीज हमारे सामने आती है तो उसको बिल्कुल खुले दिमाग से सोचने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। देन आफ्टर हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक मेथड। देखो जो साइंटिफिक मेथड क्या है, अगर मैं कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप करता हूं, एक ऑर्गेनाइज वे में करता हूं, तो उसे मैं क्या कहूंगा, साइंटिफिक मेथड कहूंगा। जैसे मैंने अभी बताया कि स्कूल्स में इस यूनिट को या इस चैप्टर को पर्टिकुलर बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते, तो दैट इज नॉट साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड यही है कि सीबीएसई ने जो सिलेबस हम लोगों को दिया है, हम उसे स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे में तैयार करें। तो साइंटिफिक मेथड सीधा सीधा सा कंसर्न है किससे, स्टेप बाय स्टेप से। देन आफ्टर हम लोग बात करना चाहेंगे साइंटिफिक थ्योरी। देखिए हम लोगों ने ऊपर की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, साइंटिफिक मेथड को यूज करते हुए कुछ जनरलाइजेशन कर दिया, और उस जनरलाइजेशन के बेसिस पे कुछ भविष्यवाणियां कर दी, कुछ प्रेडिक्शंस कर दिए, तो हम लोग उसको फिर साइंटिफिक थ्योरी कह देते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल थ्योरी की मैं बात करता हूं, मैं क्या देख रहा हूं कि कोई भी अगर आर्टिकल है, मैं उसको ऊपर से गिराता हूं तो वो नीचे ही आता है, तो मैं उसके बेसिस पे ये प्रेडिक्शन कर सकता हूं कि कोई छोटा बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर से कुछ गिराएगा तो वो नीचे ही आएगा। तो वो थ्योरी बन गई किसकी, ग्रेविटी की। ग्रेविटी की थ्योरी क्या बन गई, क्योंकि कोई भी बॉडी है तो वो ऑलवेज ऊपर से अर्थ की सरफेस की तरफ ही आती है। तो डिफरेंट जनरलाइजेशन के बेसिस पे हम लोग कुछ प्रेडिक्शंस करना शुरू कर देते हैं, तो हम उसे कहते हैं थ्योरी। अब इसके बाद में बात करते हैं, थ्योरी हमने बता दी, बहुत सारी पुरानी थ्योरी हो सकती है। अब काफी पुरानी थ्योरी जो है उनको मॉडिफाई करने की जरूरत हम लोगों को हो सकती है। तो एक बड़ा फैबुलस सा क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, जनरली आप लोगों से पूछा जाता है, व्हाट इज द नीड ऑफ मॉडिफिकेशन इन ए साइंटिफिक थ्योरी। किसी भी साइंटिफिक थ्योरी में नीड क्या है कि हम उसको चेंज करें, मॉडिफाई करें। देखो बच्चों, कोई भी थ्योरी किसी अच्छे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग फाइनल नहीं है। क्यों फाइनल नहीं है, कि मान लीजिए मैंने प्रेडिक्शंस की किसी थ्योरी के बेसिस पे, सब कुछ ठीक होता चला जा रहा है। अब सपोज नेचुरल फिनोमेना है, कोई फिनोमेना ऐसा मेरे सामने आ गया नेचर में जिसको मैं उस थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली मुझे उस थ्योरी को अमेंड करना पड़ेगा, उस थ्योरी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है, सिंपल सा पूछा जाता है, व्हेन ए थ्योरी नीड मॉडिफिकेशन। तो आपको सीधे सीधे आंसर देना है, व्हेनेवर ए थ्योरी इज not able to explain natural phenomena, hence it will be modified। सिंपल सा। तो रोटरी के बेसिस पे आंसर देना थोड़ा अलग काम है, और समझना कि मॉडिफिकेशन की जरूरत क्या है किसी भी साइंटिफिक थ्योरी में और कब किया जाता है, दोनों चीजें थोड़ी फर्क है। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूं फिजिक्स की। तो फिजिक्स क्या है, देखिए फिजिक्स जो है वो बेसिकली साइंस का एक पार्ट है, जिसमें सारे के सारे फिजिकल लॉज, फिजिकल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना, इन सबको हम लोग गवर्न करते हैं, इन सारी चीजों को इसके अंदर पढ़ते हैं। तो जो बेसिक लॉ है नेचर के, यहां एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, कई बार हमारे दिमाग में एक द्वंद्व पैदा हो जाता है, एक टकराव पैदा हो जाता है कि फिजिक्स बड़ी है, साइंस बड़ी है या नेचर बड़ी है। अब नेचर को कुछ लोग गॉड के नाम से भी जानते हैं, तो मैं यहां ये डिस्क्रिमिनेट करना चाहूंगा आपको कि देखो बच्चों, फिजिक्स कुछ भी नहीं है, साइंस कुछ भी नहीं है, नेचर सबसे बड़ी चीज है। बेसिकली नेचर के जो रहस्य हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स, विद द हेल्प ऑफ साइंस। तो जैसे जैसे हम लोग जानते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे जनरलाइज करते चले जा रहे हैं, उनको हम इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स बनाते चले जा रहे हैं और एक सब्जेक्ट के अंदर डालते चले जा रहे हैं। तो बच्चों, नेचर इज सुप्रीम, नेचर के आगे कुछ भी नहीं है। नेचर को कैसे एक्सप्लेन हम लोग कर रहे हैं, कैसे हम लोग उसमें प्रेडिक्शंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज फिजिक्स। देन आफ्टर यूनिफिकेशन, देखिए फिजिक्स में बेसिकली दो थ्योरी जो है वो इफेक्ट में आती है। एक तो है यूनिफिकेशन। बच्चों, यूनिफिकेशन का मतलब क्या है? यूनिफिकेशन का सीधा सा मतलब ये है कि मेरे पास वेरियस फिनोमिना हैं, उन वेरियस फिनोमिना को दो, तीन या एक लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूं, दैट इज यूनिफिकेशन। कई सारे फिनोमिना मेरे पास हैं, उनको अगर मैं एक ही लॉ से या दो लॉ से या दो कॉन्सेप्ट से, एक कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर दूं, तो दैट इज यूनिफिकेशन। एग्जांपल से और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने यह एग्जांपल डाल रखा है कि जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बताते हैं, लेकिन उसी के बेसिस पे
हम मून के मूवमेंट की बात करते हैं, हम लोग अर्थ के मूवमेंट की बात करते हैं, हम लोग नॉर्मल सा कोई बस चल रही है, ट्रक चल रहा है, उसके मूवमेंट की बात करते हैं। ऑलमोस्ट यूनिफिकेशन का कन्वर्स है हमारा रिडक्शन, जहां हम लोगों ने कई सारे फिनोमिना को एक या दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और कहा था यूनिफिकेशन। उसका ऑलमोस्ट उल्टा है रिडक्शनिज्म। इसमें क्या है बच्चों कि कोई हमारे पास मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है, जस्ट लाइक मैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की बात करता हूं, तो हीट है मेरे पास एक कॉन्सेप्ट, वो इतना वाइड है कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उसको कई फ्रेगमेंट्स में माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और अब मैं हर पार्ट को पढ़ता चला जा रहा हूं और उन पार्ट के बेसिस पे थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो दैट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन जो होता है वो होता है 1 to many और जो यूनिफिकेशन होता है वो होता है many to 1। ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। एग्जाम में कैसे लिखना है इसके लिए नोट्स आपको यहां पर दे रखे हैं और आप देख सकते हैं। देन आफ्टर स्कोप ऑफ फिजिक्स, बच्चों इस कॉन्सेप्ट में तो अगर मैं पूरे 4 दिन भी लगाऊं तो शायद ये पूरा नहीं होगा। हम नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, और नेचर हमारे चारों तरफ है। कोई भी इवेंट, कोई भी सेकेंड, कोई भी टाइम बिना नेचर के पॉसिबल ही नहीं। तो फिजिक्स का स्कोप तो इतना ज्यादा है कि हर इवेंट में फिजिक्स है। आप कोई भी चीज देखते हैं, साइकिल चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, या व्हाटएवर, हवाई जहाज चलाते हैं, या पेन से आप लोग अपनी कॉपी पे कुछ लिख रहे हैं, या आपने अपने पेपर को कट करके उसका हवाई जहाज बना के उड़ाया, या व्हाटएवर, सो आप बोइंग जेट की बात करते हैं, सब कुछ फिजिक्स के अंदर ही है। तो बच्चों ऐसे कह देने से सब कुछ फिजिक्स के अंदर है तो मार्क्स नहीं मिलते। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको क्लासिफाई किया हुआ है, फिजिक्स के स्कोप्स के बारे में बात की है। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के स्कोप में लेते हैं मैकेनिक्स की बात। तो मैकेनिक्स इज ए ब्रांच इन विच we study about the material bodies which are at rest or it may be in small velocity। फिर इसके बाद हम लोग ऑप्टिक्स की बात करते हैं। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड जो फिनोमेना है उनके बारे में बात करते हैं, उसके बेसिस पे कई सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, दैट इज ऑप्टिक्स। देन आफ्टर थर्मोडायनामिक्स, बच्चों thermodynamics is a branch of physics in which we deal all about the exchange of heat, how heat may be converted into work, how work may be converted into heat। ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर, थर्मोडायनामिक्स के अंदर। देन आफ्टर इलेक्ट्रोडायनामिक्स, यहां आप देखेंगे दो चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है डायनामिक्स। इलेक्ट्रो जो है वो इलेक्ट्रॉन से लिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन बोले तो चार्ज हमारा रेस्ट में है तो वो क्या कर सकता है, चार्ज को अगर मैं मोशन में ले आऊंगा तो वो क्या कर सकता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर। देन आफ्टर क्वांटम मैकेनिक्स, स्टूडेंट्स देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी की बात करते हैं और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले प्रोटॉन्स की बात करते हैं, न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं, पाई मीजोन्स की बात करते हैं। ये सब हम लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ना होता है स्टूडेंट्स। देन आफ्टर रिलेटिविटी, ये ब्रांच नो डाउट उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील करती है जिनकी वेलोसिटी या तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है या तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के से ज्यादा है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा वाला तो अभी तक हम लोगों को कोई पार्टिकल मिला नहीं है, लेकिन हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इवन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से किसी भी फिजिकल पार्टिकल को वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करा सकें। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको अब समराइज करने की बात करूं तो आपके 11th के कंटेंट में जो आपको मिलता है वो एक तो मैकेनिक्स मिलता है, ये मैकेनिक्स आप लोगों को 11th में पढ़ना है। फिर इसके बाद में थर्मोडायनामिक्स आपको 11th में पढ़ना है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स 12th में पढ़ना है, ऑप्टिक्स भी 12th में पढ़ना है। आगे हम लोग बात करना चाहेंगे इसमें क्वांटम मैकेनिक्स आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे 12th में पढ़ना है, और रिलेटिविटी आपको ना 11th में पढ़ना है ना 12th में पढ़ना है। ये कॉन्सेप्ट था। अब अगेन स्कोप में हम लोग बात करें तो जो एवरीडे साइंस है उस एवरीडे साइंस में हमारा फिजिक्स भरा पड़ा है, हर जगह पे फिजिक्स ही फिजिक्स है। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को हम लोग
साइंस की हेल्प से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट, देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फिजिक्स एंड रिलेटेड टू अदर साइंसेस। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं फिजिक्स से रिलेटेड टू मैथ्स की बात करना चाहूंगा। तो देखो, जो शुरू में हम लोगों ने यहाँ पे क्लास की, उसको कहा मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों, बिना एलिमेंट्री मैथ्स के, मेरी बात को ध्यान से समझना, बिना एलिमेंट्री मैथ्स के फिजिक्स को पढ़ नहीं सकते हम। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स स्पेशली जो 10 तक का है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कुछ चीजें जस्ट लाइक हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बात की थी, इंटीग्रेशन की, बायनोमियल थ्योरम की, डिफरेंशिएशन की, तो वो चीजें एक बार हम कर चुके हैं। बाकी जैसे जैसे आगे आएगा फिर दोबारा से करेंगे, तो वो चीजें आपको आनी ही जानी चाहिए। और अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं या आईआईटी जेईई के एस्पिरेंट हैं, तो विदाउट मैथमेटिक्स सिलेक्शन बहुत टिपिकल हो जाता है, ये बात निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे केमिस्ट्री। देखो स्टूडेंट, नेचर में जितने भी फिनोमेना हैं वो एग्जिबिट करती हैं बॉडीज। तो दोनों तरह के फिनोमेना हो सकते हैं, जहां फिजिकल चेंजेस की बात हो सकती है, केमिकल चेंजेस की बात हो सकती है। तो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग केमिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे। अब फिजिक्स केमिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जस्ट लाइक मैं न्यूक्लियस की बात करता हूं, तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी अपनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो उन डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम लोग फिजिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजी की मैं बात करूं, देखने में बड़ा आसान सा लगता है, ऐसा लगता है कि फिजिक्स का इसमें क्या रोल है, लेकिन बच्चों एक बात मैं बता देना चाहूंगा, विदाउट फिजिक्स बायो किसी भी हाल में नहीं पढ़ी जा सकती। जितने भी डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, जितनी भी आप लोगों की इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो एमआरआई की मशीन हो या सीटी स्कैन की मशीन हो या व्हाटएवर सो, ब्लड प्रेशर मेजर करने की मशीन हो या आपका थर्मोमीटर हो जिससे टेम्परेचर आप लोग मेजर करते हैं, वो सारी की सारी देन है किसकी, फिजिक्स की। तो बिना उसके, किसके, बिना फिजिक्स के कोई मशीन नहीं बनती और कोई मशीन नहीं बनती तो कोई भी बायोलॉजिकल जो डायग्नोस्टिक है वो नहीं हो सकती, चाहे वो प्लांट्स के लिए हो या फिर ह्यूमन बीइंग के लिए हो। देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है, पहले तो ये समझेंगे हम लोग। देखो बच्चों, ऐसे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ की सरफेस पे नहीं है, अर्थ की सरफेस से फार अपार्ट है, काफी दूर है, उन सबको हम लोग एस्ट्रोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली मेजरमेंट की हम लोग बात करेंगे, विजन की बात करेंगे, तो वो सारा का सारा हम लोगों को एस्ट्रोनॉमी के अंदर ही मिलेगा। Then after physics is related to geology. Geology बोले तो भूगर्भ विज्ञान, भू यानी जमीन, गर्भ मतलब जमीन के अंदर। तो अर्थ की सरफेस के नीचे जो भी कुछ हो रहा है, नीचे का मतलब 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नीचे जो भी कुछ हो रहा है, जस्ट लाइक हम लोग वहां पे इसकी बात करते हैं, मॉल्टेड आयरन की बात करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं हम लोग, टेम्परेचर की बात करते हैं, तो वो सब हम लोगों को जियोलॉजी के अंदर पढ़ना होता है। तो वो सारा का सारा भी हमारा कहीं ना कहीं फिजिक्स से ही रिलेटेड है। तो ये स्टूडेंट्स था हमारा फिजिक्स का रिलेशन विद डिफरेंट साइंसेस। अब हम बात करेंगे फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी। बड़े मजेदार से कॉन्सेप्ट है बच्चों। सोसाइटी की बात करें, देखो आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, भैया किसकी दे रहे हैं बताओ जरा, निश्चित रूप से फिजिक्स की दे रहे हैं। आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो, या आप लोग मेल यूज करते हो, या आप यूट्यूब यूज करते हो, मैं क्लासेस अपनी रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हम आपस में सोशोलॉजिकली जुड़े हुए हैं, चाहे वो टीचर स्टूडेंट की फॉर्म में जुड़े हुए हैं या व्हाटएवर सो, हम लोग किसी शॉपकीपर और क्लाइंट की फॉर्म में जुड़े हुए हैं। तो उन सबको इंटरलिंक कौन कर रहा है, हमारा फिजिक्स, और फिजिक्स का जो डेवलपमेंट है जिसको हम लोग फर्दर क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है, फिजिक्स का जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम लोग कुछ मशीनें बना देते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी। द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। हम लोग अगर एक पैर भी आगे रखते हैं तो हम गिरेंगे या सीधे चलेंगे, ये बात हमें फिजिक्स एक्सप्लेन करता है। एग्जांपल के लिए आप नॉर्मली जा रहे हैं, ठीक है, सबको पता है, स्टेबल चलते रहेंगे। मान लीजिए आप जा रहे हैं और आगे आपके पैर के नीचे केले का छिलका आ गया, तो फिजिक्स बताएगा कि केले के छिलके पे आप स्टेबल नहीं चल सकते, आप वहां पे स्लिप कर जाएंगे, आप गिरेंगे, ठीक है।
तो अब पहले दिन तो किसी ने नहीं बताया, पहले तो फिजिक्स था नहीं, पहले तो नेचर की, केले की छिलके पे पैर पड़ा, बंदा गिर गया। अब बंदा गिर गया तो निश्चित रूप से उसको एक्सप्लेन किया, जिस ब्रांच ने, जिस सब्जेक्ट ने इसको एक्सप्लेन किया, दैट इज फिजिक्स। देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? यहां दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों मिलकर के कुछ डिस्टरबेंसेस डेवलप करते हैं, जिसकी हेल्प से हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपेगेट कर पाते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन। 12th में कहीं जाकर के पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन में जस्ट लाइक वायरलेस कम्युनिकेशन की बात मैं करूं, ब्लूटूथ की बात करूं, इंफ्रा की मैं बात करूं, तो वो सारा का सारा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में पढ़ेंगे, जो कि हमारा रिलेटेड है इससे, फिजिक्स से। देन आफ्टर न्यूटन का कांसेप्ट है ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन के बेसिस पे बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, जैसे हमें मान लीजिए लिफ्ट बनानी है, तो लिफ्ट में कितने पैसेंजर्स हमारे जाएंगे, क्या स्पीड हम लोग उसकी रखना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें निश्चित रूप से ग्रेविटेशन की नॉलेज होगी, उसी की बेसिस पे हम लोग काम कर पाएंगे। देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्स-रेज। बच्चों आपको पता होगा, अगर किसी की बोन क्रैक हो जाती है, हड्डी किसी की टूट जाती है, तो हम लोग उसका एक्सरे करते हैं। तो जिस तरह से हमारी ये लेसर एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, जिनको हम लोगों ने वायरलेस में यूज किया था, हम लोगों ने वाईफाई में यूज किया था, उसी तरह से कंपैरेटिवली हाई एनर्जी की वेव्स होती हैं, जिन्हें हम लोग एक्सरे कहते हैं। और एक्सरे की इंटेंसिटी या एनर्जी ऑलमोस्ट इतनी होती है कि वो किसी बोन के थ्रू पास नहीं कर सकती, जबकि जो हमारा टिश्यूज हैं या जो मसल्स हैं उनके थ्रू पास हो सकती है, या बोन में कोई फ्रैक्चर हो गया है, बीच में कोई क्रैक आ गया है, तो वहां से पास हो सकती है। तो हम मैपिंग की बात करते हैं एक्सरेज के थ्रू। देन आफ्टर थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं बच्चे, तो हीट और हीट से रिलेटेड फिनोमेना हम लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जो निश्चित रूप से हीट इंजन्स को डिजाइन करने में, जैसे मोटरसाइकिल का इंजन है, कार का इंजन है, ट्रक का इंजन है, इन सबको डिजाइन करने में हम लोगों को हेल्प करता है। अब हम लोग बात करते हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, जिसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब उससे हम क्या कर सकते हैं? उससे हम लोग लाइट जला सकते हैं, उससे हम लोग फैन चला सकते हैं, उससे हम लोग प्रोजेक्टर ऑन कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जो कि नो डाउट फिजिक्स का एक अभिन्न अंग है या एक इंटीग्रल पार्ट है इसका, फिजिक्स का। देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर पावर। स्टूडेंट्स, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। अगेन देखिए, जब एनर्जी क्राइसिस होने लगा, जो नॉर्मल सोर्सेस थे उनसे एनर्जी हमारी पूरी नहीं हो पाई, तो हम लोगों ने न्यूक्लियर पावर के बात की। स्पेशली जब हम लोग किसी न्यूक्लियस को स्प्लिट करते हैं या न्यूक्लियॉन्स को मिलाकर के, न्यूक्लियॉन्स क्या है? वो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। तो जब हम न्यूक्लियॉन्स को मिलाकर के न्यूक्लियस बनाते हैं या किसी न्यूक्लियस को तोड़ के न्यूक्लियॉन्स को अलग-अलग करते हैं, तो दोनों ही परिस्थितियों में एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर पावर के नाम से जानते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताऊं, सन से इतनी ज्यादा एनर्जी हम लोगों को रोज मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियर पावर का ही एग्जांपल है। बाकी तो इंडिया में भी बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हम लोगों ने लगाए हैं, जिनके बेसिस पे हम लोग एनर्जी गैदर करते हैं। देन आफ्टर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? आपने मोबाइल तो खूब देखा होगा, लेकिन क्या कभी ये देखा है कि मोबाइल काम कैसे करता है, मोबाइल के अंदर जो सर्किट्स है वो किस तरीके से बनते हैं? वो सब हम लोग मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ते हैं बच्चों, जिसमें हम लोग बेसिकली सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। उन सेमीकंडक्टर से किस तरीके से हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाते हैं। जैसे केमिस्ट्री में अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे या 12th में पढ़ेंगे, तो सॉलिड स्टेट करके फर्स्ट चैप्टर है आपका। तो फर्स्ट चैप्टर जो शुरुआत है सॉलिड स्टेट की, वो कहीं ना कहीं वो इसी के लिए है। किसके लिए? मॉडर्न फिजिक्स के लिए। तो मॉडर्न फिजिक्स में स्पेशली हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग टू सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और उन डिवाइसेस की हेल्प से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, और उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बेसिस पर बनाते हैं मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, एलईडी, व्हाटएवर। तो ये डिस्कवरी और ये सब के सब जो है नो डाउट मॉडर्न फिजिक्स के ही एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
कि अर्थ क्रस्ट के नीचे जब हम जाते हैं तो वहां बहुत सारा हाई टेम्परेचर हम लोगों को मिलता है। उस हाई टेम्परेचर को हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी एनर्जी नीड्स के लिए, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। फिर हम लोग बात करना चाहेंगे यहाँ पे रेडियो एक्टिव। देखो रेडियो एक्टिविटी क्या है, आप लोगों ने एक बड़ा नेचुरल सा फिनोमेना सुना होगा कि अगर किसी को कहीं कैंसर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं जी कीमोथेरेपी कराने गया। तो व्हाट इज कीमोथेरेपी? देखो बच्चों, जो स्किन सेल्स हैं उनकी जो अनवांटेड ग्रोथ है, उस ग्रोथ को चेकआउट करने के लिए हम लोग कुछ रेडिएशंस देते हैं जिससे कि वो सेल्स हमारी साथ साथ डैमेज होती रहे। इसको बोलते हैं हम लोग कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी के पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है रेडियो एक्टिविटी। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे कंटिन्यूअसली स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस निकलते रहते हैं, जिन्हें हम लोग रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कहते हैं या रेडियो एक्शंस कहते हैं। और इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। नो डाउट विद द हेल्प ऑफ हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना लेते हैं। जैसे हमने पंखा बना लिया, हमने कूलर बना लिया, एसी बना लिया, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बना ली जिससे हमारी लाइफ इजी होती है। कार बना ली, बड़े आराम से हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो बच्चों ये सारी की सारी चीजें थी कि फिजिक्स जो है किस तरीके से अदर स्ट्रीम्स के साथ में रिलेटेड है और फिजिक्स के स्कोप क्या है, क्या क्या हम लोगों को इसमें पढ़ना है। देन आफ्टर जो रिमेनिंग थिंग्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टॉपिक आपके सामने है इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी किस प्रोसेस के पीछे लगी हुई है, ये बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट।